पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे 13.1 के। मेरे हिसाब से हम सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब 13.1 के जो भी डाउट्स हैं उसे क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14। और कोई डाउट है तो भी बताइए। टेंथ क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा 4 है और 14 है। चलो पहले 10 और 14 कर लेते हैं, फिर 4th पर आता हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। ठीक है। कलर की देखते हैं भाई, कलर की इंपॉर्टेंस है या नहीं यहाँ पर। तो वैसे दो डाई हैं, उनको थ्रो किया गया है। तो टोटल कितने पॉसिबल केसेस हैं? 36 पॉसिबल केसेस हो गए। ओके, वो तो हम बना लेंगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ब्लैक डाई किस में रिजल्ट करे? 5 में रिजल्ट करे, यानी कलर यहां पर मैटर करता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। देखो, अब जो यहां पर जब थ्रो किया आपने एक ब्लैक डाई और एक रेड डाई को, तो टोटल केस तो बने 36। ये हमने बना लिया कि भाई दो डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल पॉइंट कितने होते हैं? 36। सॉरी। लेकिन जब आप सैंपल पॉइंट बनाएंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट पोजीशन पर कौन से कलर की डाई के नंबर रख रहे हो। अगर आप रेड को फर्स्ट पे रखते हो तो इसका मतलब जितने भी नंबर फर्स्ट पे लिखे जाएंगे वो रेड डाई के नंबर है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। या तो आप फर्स्ट पे रख सकते हो या सेकंड पर, मतलब किसी एक पर आपको कलर को फिक्स करना होगा। ठीक है। तो जैसे इसने कहा कि ब्लैक एंड रेड डाई, find the conditional probability of obtaining sum greater than 9 given that black die resulted in a 5। तो मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैक डाई के नंबर को फर्स्ट पोजीशन पर ले रहा हूं। ठीक है, करेक्ट। ब्लैक डाई के नंबर को फर्स्ट पोजीशन पर ले रहा हूं, यानी अगर मैं जैसे सैंपल पॉइंट बना रहा हूं 1 1 1 2 1 3 अप टू सो ऑन 1 6, तो ये जो पहली पोजीशन है ये ब्लैक डाई की है और दूसरी पोजीशन जो है वो रेड डाई पर आने वाले नंबर्स की है। पहली पोजीशन ब्लैक डाई वाले नंबर की है और दूसरी पोजीशन रेड डाई वाले नंबर की है। तो ये आपको सोच लेना है, चाहे आप ब्लैक और रेड करो या रेड और ब्लैक करो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 72 केस बन जाएंगे, केस 36 ही रहेंगे। वो आपकी मर्जी है कि किस किस प्लेस पर किसको रखना है, और वही फिर कांस्टेंट हो जाएगा सबके लिए। तो मैंने ब्लैक को फर्स्ट पे रखा है और रेड को सेकंड पर रखा है। अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। पहला पार्ट कर रहे हैं बेटा। लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 9। ठीक है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5 एंड बी बी द इवेंट of getting 5 on black die। अब इवेंट बी हमें गिवन है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब ए इवेंट में आप एलिमेंट लो। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 9। ठीक है। अब सम 9 पहले निकाल लेते हैं, इसमें तो कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सम 9 का मतलब अपने पास 1 के साथ कोई नंबर नहीं है, 2 के साथ 7 होता है, पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास हो गया 3 6
4 5, ठीक है, 5 4 और 6 3, यही आपको सम 9 दे सकते हैं। अब ले रहा हूं मैं इवेंट बी। इवेंट बी में ये कहा गया कि गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, तो ब्लैक डाई को मैंने क्या माना हुआ है, पोजीशन मान। अगर 5 ब्लैक डाई पर है तो इसका मतलब इवेंट बने होंगे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, यही 6 केस बनेंगे, करेक्ट। अब हमें निकालना है बच्चों probability of A when B is already occurred या already happened, ठीक है सर। सम अच्छा ग्रेटर देन 9 है, ओके बेटा, एक मिनट। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ओके ओके, गेटिंग सम ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो 9 आ गया, 10 के चांस ले लेते हैं, तो 10 अपने पास हो जाएगा 6 4, या सबसे पहले यहां 4 लेते हैं, 4 6, 5 5, 6 4, और ग्रेटर देन 9 है तो 9 आना नहीं चाहिए। एक मिनट, दोबारा इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, मैंने गलती कर दी है। सम ग्रेटर देन 9 का मतलब है अपने पास 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12 आ सकता है। तो 10 के चांसेस बेटा, 10 के चांसेस हो गए 4 6, 5 5, 6 4, 10 हो गया, 11, 5 6 और 6 5 एंड 12 इज 6 6, ठीक है। बी बी द इवेंट गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाई, वो तो ठीक है, गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाई। हमें चाहिए ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कहां कहां सम ग्रेटर देन 9 हो रहा है। एक तो ये रहा 5 5 और दूसरा हो गया 5 6, ठीक है। तो probability of A when B is already occurred, it is equal to probability of A intersection B upon probability of B. A intersection B में कितने एलिमेंट है, A intersection B में 2 एलिमेंट है और टोटल कितने बेटा 36। PB में कितने हैं 2 4 और 6, 6 by 36, this and that value cancel out, 2 by 6, आंसर is 1 by 3, ठीक है। इसका जरा बेटा आंसर चेक करके वेरीफाई करिए सर। 5 सेकंड, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, फिर आप इसको सेकंड पर रखिए। भाई मैंने कहा ना कि मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं, मैं इसको फर्स्ट पे रख रहा हूं तो सब जगह ये फर्स्ट पे माना जाएगा। अगर आप सेकंड पोजीशन देते हो ब्लैक डाई को तो सेकंड रखो, तब ऐसे बनेगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, तब ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस परी बोलिए। सर ये जो हम ले रहे हैं कि ब्लैक डाई फर्स्ट पे है, तो हाँ हम दोनों चांसेस नहीं लेके चलेंगे, हम 5 1 भी लिखेंगे और 1 5 भी लिखेंगे। हाँ इसमें दोनों चांसेस नहीं लेते बेटा, इसमें क्या हुआ कि आपने पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, अब आपको नंबर लगाने हैं ना, तो अब आप ऐसे नहीं सोचोगे कि या तो ब्लैक डाई फर्स्ट पे या सेकंड पे, वो आप नोट कर रहे हो। तो डाई पे नंबर तो वही आ रहा है, ब्लैक और रेड डाई साथ गिर रही हैं, अब आपको नंबर को नोट करना है। तो जब आपको नंबर नोट कर रहे हो तो आपको फिक्स करना है कि ब्लैक को कहां पे हम नंबर को नोट करें और रेड को कौन सी पोजीशन पर नोट करें, तो वो एक रखना होगा आपको। ये नहीं कह सकते इधर ऑन फर्स्ट और ऑन सेकंड, ये प्रोसेस थोड़ी, वो तो आप नोट कर रहे हैं उस नंबर को, तो आप अपने हिसाब से रखेंगे ना कि उसको फर्स्ट पे रखें कि सेकंड पे रखें, समझ गए। यस तो यस सर। हाँ तो इसमें दो नहीं बनेंगे, कि मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हम नोट करते हुए लिख रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं सेकंड पर। सेकंड पार्ट कहता है कि find the conditional probability of obtaining sum 8 given that red die resulted in a number less than 4। अब रेड डाई के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने रेड डाई की पोजीशन कहां रखी हुई है, रेड डाई के नंबर की सेकंड पोजीशन रखी हुई है।
तो यहां पर फिर से ले लेते हैं सेकंड में, लेट E1 बी द इवेंट, क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, लेट E1 बी द इवेंट getting sum 8 and E2 be the event number on red die is less than 4. यही कह रहे हैं बेटा, find the conditional probability of obtaining sum 8 and given that the red die resulted in a number less than 4. तो ई इवेंट में कौन से आ गए भाई, सम आना चाहिए 8, तो 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, सम 8 बन गया। अब मैं E2 इवेंट पर आ रहा हूं, E2 बी द इवेंट नंबर ऑन द रेड डाई इज लेस देन 4, यानी पहले हम 1 को फिक्स कर लेते हैं, तो अपने पास आ गया 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। एक नंबर तो ये हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो फिर 1 2, ठीक है, 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2। 3 भी हो सकता है क्योंकि लेस देन 4 है, 1 3 2 3 4 3 5 3 और 6 3। अब कह रहा है सम 8 होना चाहिए, ठीक है ना, तो हम सीधे निकाल सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2। तो हमें ये पता है कि नंबर होना चाहिए लेस देन 4 और सम आना चाहिए 8, तो इतने बड़े सेट को देखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर होना चाहिए लेस देन 4 और सम आना चाहिए 8। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तो कोई नहीं हो सकता ना। नंबर होना चाहिए सेकंड, यानी रेड डाई पर जो नंबर है वो लेस देन 4 होना चाहिए, जो कि 3 और 2 है, और सम होना चाहिए 8। तो अपने पास इस ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट बन गए 5 3 और 6 2, क्योंकि रेड डाई की पोजीशन मैंने रखी है सेकंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 when E2 is already occurred, it is equal to probability of E1 intersection E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अपॉन 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में कितने एलिमेंट हो गए 6, 18 एलिमेंट हो गए, तो 18 बाई 36 कैंसिल आउट, आंसर इज 1/9। दोनों के आंसर वेरीफाई करिए, मैंने ठीक निकाले हैं। इधर रेड को फर्स्ट पर, बिल्कुल बेटा, जो भी आप देखिए पहले जो सैंपल स्पेस आप बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, जहां पर आप पोजीशन को डिसाइड कर लेंगे, चाहे पोजीशन फर्स्ट फॉर रेड एंड सेकंड फॉर ब्लैक, या पोजीशन फर्स्ट फॉर ब्लैक एंड सेकंड फॉर रेड, थ्रू आउट क्वेश्चन आपको वही लेकर के चलना है, ठीक है, जिस हिसाब से आपने ये सैंपल स्पेस बनाए हैं। क्लियर? क्वेश्चन चेक करिए बेटा, इसका आंसर बताइए मुझे। अच्छा, कई लोग बेटा वीडियो सर्च नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने और इजी करवा दिया इसको, बहुत आसान है। तुम कई लोग बताते हैं कि भाई हमें सर मिल नहीं रहा है, वो हो सकता है अपलोडेड ना हो, अलग बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बस आपने नाम ही लिखना है, और जैसे ही आप जाओगे, आप चाहे तो गूगल के थ्रू चले जाओगे, यहाँ वेबसाइट है, पूरा आ रहा है, ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, या आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरा का पूरा ही आ रहा है, दिख रहा है ना। बस आपने इसको क्लिक करना है, या ऊपर वहां वेबसाइट को क्लिक कर दो, और फिर मेन्यू ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये मैंने सीधा स्टडी मटेरियल का आइकन बनवाया है, आपने सीधा इसको क्लिक करना है स्टडी मटेरियल को। स्टडी मटेरियल में आपके असाइनमेंट आ रहे हैं, और आपके आ रहे हैं वीडियो लेक्चर्स। जब इसको आप क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखो 9, 10th 11th 12th,
जिस पे भी जाना है आप 12th पर जाओ और सीधे सारा का सारा रिपीट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? कुछ मुश्किल दिख गया? बस अब सारे के सारे कर लो। बस जब अपलोडेड ना हो तो मुझे एक बार बता दो कि ये चीज मेरे को मिली नहीं, अपलोडेड नहीं है, तो फिर उसको करवा दूंगा मैं। नहीं तो पहले तुम लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगा जैसे टाइम मिलेगा, पढ़ लेना, फिर बाद में देखते रहना इस पे जब आएगा। ठीक है ना? बस ये है, इजी है बिल्कुल। ऐसे ही असाइनमेंट वाले पे आप जा सकते हैं, अब वहां से पूरा जा सकते हैं, पूरी विजिट करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब इसका आंसर मुझे बताओ सही आ रहा है कि नहीं, कोई एक वेरीफाई करो। ठीक है, ओके। अब पूछे इसमें कोई डाउट किसी को? 7 सेकंड है तुम लोगों के पास, जो भी डाउट है पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इरेज कर रहा हूं बच्चों। इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन 14 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। अच्छा बच्चों, कल जो है क्लास नहीं ले पाऊंगा, लीनियर प्रोग्रामिंग की मैंने बोली थी ना क्लास कल नहीं हो पाएगी, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की क्लास किसी और दिन रख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। 14th क्वेश्चन कह रहे हैं गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different। ठीक है, क्या कह रहे हैं? गिवन दैट the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event the sum of the number on the dice is 4। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूं। गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different, कह रहे हैं ये दिया हुआ है कि जो दो नंबर आ रहे हैं डाइस पर वो नंबर आ रहे हैं डिफरेंट जब आप दो डाई को थ्रो करते हैं। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, दो डाई को हमने एक बार थ्रो किया और जो दोनों पर नंबर आ रहे हैं वो दोनों पर नंबर क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो उस पर सम आ रहा है नंबर का वो आना चाहिए 4। तो 36 केस तो बनेंगे। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट हो गए 36। इवेंट ए क्या लेना बेटा? लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन डाइस। ठीक है, एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 4। तो ए इवेंट में देखो नंबर क्या आने चाहिए? डिफरेंट। तो ए इवेंट बनाते नहीं क्योंकि सेम नंबर कितने होते हैं? सेम नंबर अपने पास होते हैं 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो वो 6 नंबर हटा दो, तो 25 केस पूरे मत बनाओ। हम इसमें बस ये लिख देते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, सॉरी बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 25। बस इतना मैं लिख देता हूं, चलेगा ना? अब बी इवेंट की बात करते हैं, बी के बना लेते हैं। कह रहा है बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 4, यानी 1 3 2 2 और 3 1, यही हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि यहां ए बाई बी आएगा या बी बाई ए आएगा? अरे हाँ, ठीक 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 बेटे, हाँ 6 केस गए, सॉरी 36। ठीक ठीक है बेटा, मैंने 11 हटा लिया, सॉरी। कितने आ गए यहाँ पे? 30 केस। ओके, ठीक है बच्चे।
तो क्या आएगा यहां पर, b बाई ए आएगा या a बाई बी आएगा, जिस हिसाब से इवेंट लिया है। वेरी गुड नवीन, ठीक है, और बताइए। ठीक है, शाबाश, ठीक है, यानी ये बात सबको क्लियर है, शाबाश बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसके लिए मुझे चाहिए a इंटरसेक्शन b। a क्या कहता है, नंबर ऑन बोथ द डाई इज डिफरेंट, और b कहता है सम इज 4। अब कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो हम मिनिमम वाले को देख लेंगे, ये तो दोनों में सेम है, तो ये आने वाला नहीं है। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आ गया, 1 3 और 3 1। अब हमें चाहिए बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a इज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो a इंटरसेक्शन b हो गया 2/36 और pa अपने पास हो गया 30/36। 36 एंड 36 कैंसिल आउट, आंसर इज 1/15। देखिए बच्चों, आ रहा है, इसका आंसर वेरीफाई करके बताओ मुझे। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये आपको इवेल्युएट करना है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ट्वाइस ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/13 आपको गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपको 2/5 गिवन है। ठीक है बच्चों, अब ये देखना है कि यूनियन के लिए किसकी जरूरत है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ऐसे बॉक्स में कर देता हूं, कुछ पेपर में नहीं करना, ये तो इसलिए क्या है कि ये फॉर्मूला है। अब ए यूनियन बी में पी ए चाहिए, इजिली निकाल सकते हो, कैसे, ट्वाइस ऑफ पी ए is equal to 5/13. This implies PA is equal to 5/26. Okay. Now PB is equal to 5/13 ही हो गया। अब आपके पास PA भी है, PB भी है, इंटरसेक्शन है। अब देखिए इंटरसेक्शन कहां छुपा हुआ है, इंटरसेक्शन यहां पर है। ओके, तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। Probability of A when B is already occurred, it is probability of A intersection B upon probability of B। A intersection B की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5। probability of A intersection B as it is A when B is already occurred की सॉरी वैल्यू है। PB की वैल्यू कितनी हो गई, PB is 5/13। now cross multiply 2/5 into 5/13 is equal to probability of A intersection B। 5 and 5 cancel out, probability of A intersection B is equal to 2/13। अब ये सारे रिजल्ट हमें यूज कर लेने हैं अपने फॉर्मूले में। probability of A union B is equal to PA, PA की वैल्यू हो गई 5/26 प्लस probability of B is 5/13 माइनस इंटरसेक्शन इट इज 2/13। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 26, यानी 5 10 और 2 to the 4 1, यानी 11/26 इसका आंसर हो गया। एक बार चेक करिए, दोनों के आंसर वेरीफाई करो, और कोई डाउट है तो बताइए। 10 सेकंड है तुम लोगों के पास। 13.1 में और कोई क्वेश्चन अगर डाउट में है तो पूछो उसे। क्वेश्चन नंबर 8, ओके। 6 to 9 के लिए बेटा इसमें डायरेक्ट ही दे रखा है, ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड आपको निकालना है। सर 13 और 17, ओके, 13 और 17, ठीक है। तो इरेज करूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है शेफाली, करेक्ट। इरेज कर रहा हूं बच्चों।
स्क्रीनशॉट हो गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन कह रहे हैं हमें ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड निकालना है। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 538 पर, ठीक है। डिटरमाइन ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर लेना है कि हमें 216 केस नहीं बनाने। 6 216 टोटल सैंपल पॉइंट होंगे। आ गए अपने पास, ठीक है। थ्रोन 3 टाइम्स। ई कह रहा है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। 4 कहां अपीयर होना चाहिए? थर्ड टॉस पे 4 अपीयर होना चाहिए। 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses. थर्ड टॉस पर 4 और 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses. अब अगर 4 on थर्ड थ्रो पर बात करें बेटा, तो इसके सारे केस हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो इसके केस कितने बन सकते हैं? 1 1 4 1 2 4, यानी 6 केस तो 1 के साथ बनेंगे, ठीक है। और 6 केस 2 के साथ, ऐसे टोटल मिला करके अपने पास कितने हो जाएंगे? 1 1 4 1 2 4 1 3 4, ठीक है। 1 4 4 1 5 4 और 1 6 4 1 6 4, 6 केस बन रहे हैं। तो टोटल 36 केस अपने पास यहाँ पे बन जाएंगे। 6 कॉलम्स आ रही हैं और 6 रोज आ रही हैं, तो आपको टोटल 36 बनाने की जरूरत नहीं है। बस मैं ई इवेंट के सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देता हूं 36। एफ के हम बना लेते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, समझने में इजी रहेगा। 6 ऑन फर्स्ट, 5 ऑन सेकंड, तो थर्ड पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। 6 5, ठीक है ना। फिर 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6, यही बन सकता है ई। क्लियर है सबको? अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की बात करूं तो कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, इन विच फोर्थ टॉस या फोर्थ पोजीशन इज 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे, सॉरी, थर्ड पोजीशन पर 4 होना चाहिए, करेक्ट। और पहली 2 पोजीशन पर 6 और 5 होना चाहिए। तो क्या यही एक एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा? तो यानी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या हो गया? 6 5 4। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन 1 अपॉन 216, और एफ में कितने आ गए? 2 4 6, 6 अपॉन 216। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, आंसर इज 1/6, ठीक है। 36 कैसे आए फिर से देख लो। जैसे 1 1 4, यही बनेगा ना, 1 1 4 1 2 4, तो ऐसे ये 6 तक जाएगा। तो 1 के साथ 6 केस, 2 के साथ 6 केस, 3 के साथ 6 केस, अप टू सो ऑन 6 के साथ 6 केस, यानी 6 रोज हो गई और 6 कॉलम्स हो गए। तो 6 इंटू 6 36। अब क्लियर या नहीं? ओके, आंसर भी चेक करिए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 13 और 17। क्वेश्चन नंबर 13,
13 कह रहा बेटा, एन इंस्ट्रक्टर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे 13 को, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। और आगे कहता है 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ a question is selected at a random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बैंक है अपने पास पूरा, उस क्वेश्चन बैंक के अंदर दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो ट्रू फॉल्स है और दूसरा एमसीक्यू है। ट्रू फॉल्स में दो कैटेगरी है, इजी और डिफिकल्ट। ठीक है, इजी और डिफिकल्ट। तो इजी में कहता है कि 300 तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, एमसीक्यू में कहता है उसमें भी इजी और डिफिकल्ट है। ठीक है, इजी कितने हैं इसमें, इजी है इसमें 500 इजी एमसीक्यू और डिफिकल्ट है 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। ये दिया गया। इसका मतलब पहले तो ये देखो कि कह रहा है इस क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन निकाला गया, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हो गए, जितने ये क्वेश्चन है 5 4 9 9 2 11 और 3 14, यानी 1400 तो अपना सैंपल पॉइंट हो गया, 1400 में से एक क्वेश्चन निकाला गया। ठीक है ना। आगे कहता है if a question is selected at a random from the question bank, what is the probability that it will be a easy question given that it is a multiple choice question? देखो, let A be the event of getting a easy question, ठीक है, and B be the event of getting MCQ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूं तो आंसर देखो, ये हमें पता है कि वो MCQ है। MCQ का मतलब 500 और 400, इन्हीं 900 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ रहा है। अब अपना नया सैंपल स्पेस ही हो गया, जब पता है कि वो एमसीक्यू है, कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी एमसीक्यू हो, तो यानी 500 अपॉन 900, आंसर 1/9, 5/9 सॉरी, आ रहा है ना आंसर। अब इसी बात को ऐसे कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल या नंबर ऑफ पॉइंट इन ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन का मतलब है 500 और 300, अगर इजी कैटेगरी में सिर्फ देखा जाए तो टोटल आ गए अपने पास 800 पॉइंट आ गए इसमें, ध्यान देना भी बच्चों। और बी बी द इवेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए, एमसीक्यू, तो एमसीक्यू अपने पास ये वाले हैं टोटल 500 प्लस 400 यानी 900। अब पहले निकाल लो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन बोथ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या यही 500 कॉमन नहीं है, तो ये हो गया अपने पास 500। हमें चाहिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी में है 500 अपॉन 1400 और बी में कितने हैं, बी में टोटल है 900 अपॉन 1400। कैंसिल आउट, जीरोज एंड जीरोज कैंसिल आउट, आंसर इज 5/9। तो ये तो हम पहले ही कर चुके थे और बाकी इसको प्रोसेस से कर दिया। ठीक है, क्लियर। आंसर भी देखते रहो, आंसर गलत भी हो सकते हैं, एक बार देख लेना कैलकुलेशन, कई बार मेरी गलत हो जाती है तो। ठीक है, अच्छा अब मैं इसने और एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है, कौन सा है 17 शायद पूछा है क्या, एक मिनट,
70, हाँ 13 17 17 पर आओ। 17 कह रहा है इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट probability of A when B is already occurred is equal to probability of B when A is already occurred, then which situation is true? भाई ये situations देखनी है, देखते हैं क्या हो सकता है। ये बन गया probability of A intersection B upon probability of B। ये भी बन गया probability of B intersection A upon probability of A। अब ध्यान दो जरा, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A सेम थिंग, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, PA इज इक्वल टू PB। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ डी, PA इज इक्वल टू PB। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। देखो आंसर सही आ रहा है। अब वेरीफाई कर दो और कोई दिक्कत है तो पूछो, 10 सेकंड है सबके पास। हाँ जी बच्चों, क्लियर? चलो चलो बताओ किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेस करो और फिक्स रखना है हैंड। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है? इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। जो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लिखी गई है, ये कोई नई चीज नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़िए। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम कहते हैं probability of A when B is already occurred, it is probability of A intersection B upon probability of B। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा आपने किया, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। when second is already happened, then what is the chance of first? यही किया आपने। अब इसी से ये थ्योरम बना ली गई कि हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू पीबी। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेकिन अब हम दोनों में पहचानेंगे कैसे कि भाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है? अब तुम लोगों को मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, ध्यान से सुनना और प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, मैं एक लाइन में भी पहले तुम लोगों को निकालना सिखाऊंगा, फिर हम प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। जैसे मान लो, अब मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सुनना है, ठीक है? मान लो एक बॉक्स के अंदर रेड कलर की 5 बॉल्स हैं और ब्लैक कलर की 4 बॉल्स हैं, ये कह रहा है। ठीक है, पहले हम बिना किसी थ्योरम के समझते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए। 2 balls are drawn one after the other, या 2 balls are drawn successively, ये दोनों एक ही बातें हैं।
2 balls are drawn one after the other and 2 balls are drawn successively. 2 balls are drawn simultaneously. तीनों में क्या क्या फर्क है? ठीक है, 2 balls are drawn successively का मतलब है 1 फिर 1, 1 by 1. 2 balls are drawn 1 by 1, वो तो क्लियर ही है. 1 after the other, वो भी क्लियर ही है. साइमल्टेनियसली का मतलब आपने एक मुट्ठी में 2 बॉल, यानी ड्रॉ एक बार किया, बॉल 2 निकाली है. और सक्सेसिवली में क्या हुआ, या 1 आफ्टर दी अदर, आपने 2 बार ड्रॉ किया है, हर बार आपने एक बॉल निकाली है. अब 2 चीजें यहां पर आती हैं, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. तो यहां पर जो भी वर्किंग होगी मल्टीप्लिकेशन में, वो है विदाउट रिप्लेसमेंट. जैसे आपने एक रेड बॉल यहां से निकाल ली, ठीक है बेटा, ये रेड बॉल आपने यहां से निकाल ली, तो आपने इसको रिप्लेस नहीं किया. अब आपके जो नए कंटेंट हो गए इसके अंदर, वो कंटेंट हो गए रेड कलर की 4 बॉल हो गई और ब्लैक कलर की 4 बॉल हो गई. रेड कलर की 4 बॉल, एक मिनट बच्चों, ठीक है. तो अब मेन कंटेंट क्या बचा, 4 और 4 हो गया. फिर हम एक बॉल निकालने चल रहे हैं बच्चों, और वो बॉल किसी भी एक कलर की हो जाए, मान लो रेड कलर की, ब्लैक बॉल की, मतलब एक बॉल आपने और निकाली, ठीक है, तो वो बताएगा कि किस कलर की आपने निकाली. सपोज फिर से आपने एक रेड बॉल निकाली है, बस यहीं पे क्वेश्चन रुक गया. क्या कह रहे हैं कि 2 balls are drawn one after the other without replacement. ठीक है, what is the probability that both the balls are red? यानी जो पहली बॉल निकाली वो भी रेड है, फिर उसको रिप्लेस नहीं किया, दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी हुई इसकी, अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए. अब देखो, हम एक सिंपल मैनुअल वे में करें बिना किसी मेथड के, तो हमने कहा पहली बॉल हमने निकाली और वो रेड थी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 5/9. अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए बीच में लगेगा मल्टीप्लाई. एंड अब आप दूसरी बॉल निकालने चल रहे हो, पहली को रिप्लेस नहीं किया हुआ, और वो भी रेड होनी चाहिए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 4/8. ये देखिए, क्योंकि अब तो रेड 4 बची है और टोटल 8 बची है, कितना हो गया, 4/8. अब सॉल्व कर लेते हैं. 4 2 जा 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 5/18. मेरी बात समझ में आया. फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज ब्लैक. अब क्या करेंगे, फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड इज ब्लैक. 5/9, फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज ब्लैक. अब उसको रिप्लेस आपने नहीं किया हुआ है, तो 4/8, वो तो सेम ही रहेगा. बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, अगर दोनों बॉल ब्लैक हो, पहली बॉल ब्लैक, 4/9 इंटू सेकेंड ब्लैक हो तो क्या आ जाएगा, एक बॉल यहां से जा चुकी है ब्लैक, 3/8. सॉल्व हो गया. कह रहा बॉल्स आर ऑफ सेम कलर. आपने 2 बॉलें निकाली और वो दोनों बॉल्स क्या हैं, सेम कलर की होनी चाहिए. अब यहां सिचुएशन आ गई,
या तो दोनों बॉल रेड होंगी या दोनों बॉल ब्लैक होंगी। यानी हर एक अगर दोनों बॉल रेड निकाल देते हो तब भी सिचुएशन जस्टिफाई हो गई, बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। और दोनों बॉल ब्लैक निकाल दी तब भी सिचुएशन जस्टिफाई, बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में बीच में लगेगा प्लस, ईदर बोथ आर रेड और बोथ आर ब्लैक, तो बीच में प्लस। ठीक है, अभी बस सुनते जाओ, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, उसके बाद कहता है बॉल्स आर ऑफ एनी कलर। सॉरी नो, नहीं ये तो गलत हो गया पोजीशन। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ और मैं बनाना चाह रहा हूं। बॉल्स आर ब्लैक एंड रेड, बस ये कहा जाए, नहीं बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, सॉरी ये क्वेश्चन मैं बनाना चाह रहा था। टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर एंड बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। अब क्या हो सकता है? अब यहां दो सिचुएशन बनेंगी, हो सकता है पहली रेड हो और दूसरी ब्लैक हो, फिर बीच में प्लस, या पहली ब्लैक दूसरी रेड हो। तो यहां अब पोजीशन मैटर करेगी। ठीक है ना, समझ गए? कुछ क्लियर हुआ या कंफ्यूजन? थोड़ा पहले डिस्कशन कर लें तब पता चलेगा कुछ, है ना? चलो बच्चों बताओ, जो मैंने बात बताई उससे थोड़ा सा कुछ किसी को ऐसा लगा हो कि भाई क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो मेरे से थोड़ा बात करें। अच्छा ठीक है, पूरा क्लियर नहीं हुआ, प्लस वाली बात समझ नहीं आई। ठीक है बच्चों, ओके वेरी गुड बच्चों। ठीक है, अब हम इस बात को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, अब पहले तो मैं इसको लूंगा कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, तो उसको समझ लो, फिर मैं रिपीट करता हूं हर बात को। ठीक है, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। जैसे कहा गया टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर। ठीक है, तो मैंने लिया बोथ बॉल्स आर रेड। अब इस सिचुएशन को मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, क्वेश्चन सब समझ गए हो? दो बॉल्स निकाली जा रही हैं, एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट, और जितनी कंडीशंस हैं अब वो मैं लिखने शुरू कर रहा हूं। पहली कंडीशन बेटे, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल क्या हैं? रेड कलर की हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, यहां मैं प्रोबेबिलिटी लिखनी शुरू कर रहा हूं। अब आप सिर्फ बॉक्स पर ध्यान देंगे, ये सब हटा दे रहा हूं। कंटेंट सभी समझ गए हो कि मीनिंग क्या है इसका? ठीक है, पहली बॉल निकाली और वो रेड कलर की है, यानी आपके पास 5 रेड हो गई फेवर में और टोटल 9 बॉल्स हो गई। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5/9। मैंने पहली बॉल निकाली, लेकिन प्रोबेबिलिटी पर एक्सपेरिमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, फिर मैं दूसरी बॉल निकालने चल रहा हूं। तो पहली बॉल बेटा जब रिप्लेस ही नहीं किया हुआ है, तो अंदर कितनी हो गई? 4 रेड हो गई और 4 ब्लैक हो गई। अब मैंने दूसरी बॉल निकाली और वो भी रेड होनी चाहिए, तो इट इज 4/8, 4 2 8 और प्रोबेबिलिटी इज 5/80। पहले ये रफ वर्किंग समझते जाओ, कितना आया? 5/80। दूसरा कह रहा बोथ बॉल्स आर ब्लैक, two balls are drawn one after the other without replacement, and what is the probability of getting both balls are black? ठीक है, तो यानी पहली बॉल निकाली वो ब्लैक थी, ये हो गया 4/9। अब उसको मैंने रिप्लेस नहीं किया, ब्लैक कलर की 3 बॉलें बची हैं, टोटल 8 बॉल बची हैं। तो अब फिर से मैं ब्लैक बॉल निकाल रहा हूं, क्योंकि उसने कहा भाई दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए। तो 4/9 into 3/8, 3 3s are 9, 4 2s are 8, respective probability is 1/6। ठीक है, अब आइए बेटा थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट कहता है बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, या ऐसे आ जाए फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक। अब देखो उसने खुद पोजीशन जस्टिफाई की है कि जब आप पहली बॉल निकालो तो वो रेड कलर की हो, और जब दूसरी बॉल निकालो तो वो ब्लैक कलर की हो। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमने पहली बॉल निकाली 5/9, अब दूसरी बॉल निकालने चल रहे, पहली को रिप्लेस नहीं किया, दूसरी होनी चाहिए ब्लैक, तो इंटू
4/8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया बच्चों 5/18, ठीक है। अब आ रहे हैं फोर्थ केस पर। बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां ध्यान देना, यही चीज समझने वाली है। इसमें बॉल डिफरेंट कलर की तो है, लेकिन साथ में आपको एक कंडीशन समझाई हुई है। 3/8 कहां पे आने वाला है, एक मिनट बच्चे, नहीं मैंने कहा फर्स्ट रेड, तो फर्स्ट तो रेड निकल गई 5/9। अब रेड में से एक कम हुआ, ब्लैक तो सेम ही है 4, अब आप ब्लैक निकाल रहे हो, टोटल 8, तो आ गया 4/8। ठीक है मंजू, समझ में आया, ब्लैक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूं, बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। ये भी बॉल्स डिफरेंट कलर की हैं, बट इसमें ये समझाया गया है कि पहले पर रेड ही हो और दूसरे पर ब्लैक हो। लेकिन यहां कह रहा है बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, जब सिर्फ कह रहा है कलर डिफरेंट होने चाहिए, तो अब ये मैटर नहीं करता कि फर्स्ट पे कौन सी निकलेगी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब यहां प्लस चाहिए, हो सकता है पहली निकाली गई बॉल रेड हो और दूसरी ब्लैक हो, और अगर पहली ब्लैक और दूसरी रेड हो तब भी पूरी सिचुएशन जस्टिफाई हो रही है। तो जब मैनी सिचुएशंस जस्टिफाई द सेम कंडीशन, तो उन सभी सिचुएशन के बीच में प्लस आता है, ठीक है ना, एटलीस्ट वन सिचुएशन इज एग्जिस्ट। अब मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है पहली बॉल निकली हो रेड, तो 5/9 इंटू दूसरी बॉल निकली हो ब्लैक, यानी 4/8। या तो ये तरीका हो सकता है भाई दो डिफरेंट बॉल मिलने का, या डिफरेंट कलर की बॉल मिलने का तरीका हो सकता है कि पहली ब्लैक और दूसरी रेड। समझ गए, पहली रेड तो 5/9, कंटेंट 9 रहा, अब आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, दूसरी ब्लैक यानी 4/8। या हो सकता है पहली रेड तो 4/9, सॉरी पहली ब्लैक तो 4/9, अब उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, रेड 5 की 5 है, टोटल 8 हो गई, और दूसरी रेड 5/8। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। फिफ्थ केस, बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। जो दोनों बॉलें हैं वो सेम कलर की निकलनी चाहिए। अब बताइए कौन कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों ब्लैक भी हो सकती हैं और दोनों रेड भी हो सकती हैं, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन, तब भी बीच में क्या लगेगा, प्लस। हो सकता है दोनों रेड हो, तो अपने पास हो गया 5/9 और 4/8। या हो सकता है दोनों ब्लैक हो, तो 4/9 इंटू 3/8। ये अगर 5 सिचुएशन दिमाग में फिट हो गई, तो आपके लिए ये पूरे 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे इजी है बॉल वाले क्वेश्चन में, या अदर भी जैसे कार्ड वाले क्वेश्चन होंगे। अब मुझे बताओ किसको किसको सारी बातें समझ में आ गई, पहले वो हैंड रेस करो। पांचों कंडीशन जो बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई है। ओके, ठीक है, हैंड डाउन करो। कुछ बच्चे अभी बचे हैं, वो मुझे बताओ जिनको समझ नहीं आ रहा, फिर से थोड़ा इस पे काम कर लें। यस परी, बताइए बेटा। यस बेटा बोलिए, बोलो या तो टेक्स्ट करो। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। कंडीशन नंबर 5, ओके बच्चे, कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 में ये कहा बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। बॉल्स क्या होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए। इसका मतलब आपको दोनों ड्रॉ में या तो दोनों रेड कलर की बॉल मिलेंगी या दोनों ब्लैक कलर की बॉल मिलेंगी। तो आपके लिए ये दोनों सिचुएशन सेम कंडीशन को जस्टिफाई करती हैं। तो बोथ बॉल्स आर रेड, प्लस
या बोथ बॉल्स आर ब्लैक, बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, इसमें से एक ही फॉलो होगा, इसलिए बीच में प्लस लगता है। तो अब हमें निकालना है कि भाई हो सकता है दोनों रेड हों, तो रेड की प्रोबेबिलिटी, पहली बॉल निकली रेड 5/9, और एक्सपेरिमेंट का तरीका क्या है, जब आप बॉल्स को निकालें, ठीक है, जब आप बॉल्स को निकालें तो उसको रिप्लेस ना करें, ठीक है। तो कितना बन गया 5/9, उसके बाद रिप्लेस नहीं किया, 4 बचा हुआ है। अब आपको फिर से रेड निकालना है, तो 4 रेड और टोटल 8, 4/8, फिर प्लस बोथ बॉल्स आर ब्लैक 4/9, ओके एज इट इज रहा। अब आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो 3 ब्लैक हो गए, अब दूसरी बॉल जो निकालोगे वो भी ब्लैक है, तो 3/8 और सिंप्लीफाई, ठीक है ना। अच्छा, अब यही सेम क्वेश्चन अगर विद रिप्लेसमेंट हो जाए तब भी आप ये मेथड लगा सकते हो, सारे प्रोसेस सेम। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, कह रहा है कि आपने बॉल को रिप्लेस कर दिया, पहली बॉल निकाली रेड कलर की, उसके बाद रिप्लेस कर दिया तो कंटेंट सेम रहेगा, दूसरी बॉल निकाली रेड कलर की तो वही 5/9 ही रहने वाला है, 5/9 इंटू 5/9। बात समझ गए, रिप्लेसमेंट में बस ये आउटकम्स जो है वो सेम होते चले जाएंगे, प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी जानना जरूरी है। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दोनों बातें क्लियर हो गई, और ये इतने तरह की सिचुएशंस इस पे बनती हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर मैं आप लेफ्ट साइड हटाता हूं। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा बेटा, जैसे आपने एक रेड बॉल निकाली, पहली रेड निकल गई, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, अब कंटेंट सेम रहेंगे, फिर से आप बॉल निकाल रहे हो, वो सेम कलर की हो, यानी रेड कलर की हो, तो वही 5/9, कंटेंट सेम हो जाएंगे विद रिप्लेसमेंट में। और विदाउट रिप्लेसमेंट जो बाहर निकल गया वो बाहर है। अब जब दोबारा करोगे तो सेकंड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो पहले पर डिपेंड करेगा, और जो विद रिप्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं बदल रही है, सेम ही है ना, ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पे 4/8 हो गया था तो 5/9 ही रहेगा, बॉल्स आर ऑफ रेड कलर, दोनों बॉलें रेड कलर की हैं बट विद रिप्लेसमेंट है। तो पहली बॉल निकाली रेड, ओके, फिर उसको रिप्लेस कर दिया, अब दोबारा निकालने चल रहे हैं तो बॉक्स में यही कंटेंट है, तो 5/9 ही रहने वाला है, तो ये विद रिप्लेसमेंट है, ओके, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हटाता हूं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब तुम लोगों को मैं इसको कॉन्सेप्ट से करना सिखाता हूं कि अगर हमें इस मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन ने ये कहा, इसमें बस एक ही क्वेश्चन करूंगा, फिर हम लोग बुक के क्वेश्चन लेंगे। बोथ बॉल्स आर रेड, टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट एंड बोथ बॉल्स आर रेड कलर, ठीक है। तो अब दो बॉल समझ लो, दो आपके एक्सपेरिमेंट हुए, दो बार आपने परफॉर्म किया, और दोनों बॉलें जो हैं वो रेड कलर की आपके पास आ रही हैं। तो आप लेंगे, लेट ए बी द इवेंट of getting red ball in first draw and B be the event of getting red ball. A भी रेड बॉल है और B भी रेड बॉल है। अब हमें बताना है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ बॉल्स आर रेड इन कलर, बोथ बॉल्स आर रेड इन कलर। तो सबसे पहले आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि पहले तो ए हुआ है, फर्स्ट बॉल इज रेड कलर, ठीक है। तो कंटेंट थे 5 और टोटल थे 9, 5/9 निकल गए। अब आपने जो यहां बॉल निकाली है उसको रिप्लेस नहीं किया, इट मींस ए इवेंट इज ऑलरेडी अकर्ड, देन व्हाट इज द चांस ऑफ बी अगेन गेटिंग अ रेड बॉल, तो क्या हुआ 4/8। ये बात समझ गए कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली बॉल निकाली, ठीक है जी 5/9, उसके बाद बॉल को रिप्लेस नहीं किया, तो क्या उसका फर्क कुछ सेकंड वाले पर पड़ा, बिल्कुल सेकंड वाले पर पड़ा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बदल गई। तो आप ये कह रहे हो बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, गेटिंग सेकंड बॉल रेड बॉल व्हेन फर्स्ट इज ऑलरेडी अ रेड बॉल, तो बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इज 4/8। अब हमें चाहिए कि फर्स्ट बॉल इज रेड
एंड सेकंड बॉल इज रेड, फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज रेड, ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो वहां लगती है. अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, probability of B when A is already occurred, it is probability of A intersection B या B intersection A upon probability of A. देखिए बच्चों, probability of B intersection A is equal to probability of B into probability of A into probability of A. Probability of A कितना है? 5/9. B when A is already occurred, 4/8. जरा मैच करिए, एक लाइन में था और ये रहा पूरा प्रोसेस. तो 4 2 8, 5/18. अब पूछो किसको डाउट है इसमें? समझ गए सब? यही प्रोसेस अब फॉलो करना है आपको इस एक्सरसाइज के अंदर. ठीक है, बताओ मुझे किसी को कोई दिक्कत हो तो हैंड रेज करिए बच्चों. कोई दिक्कत नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, फिर इरेज करते हैं. अब समझ गए ना क्या वर्किंग करनी है? पेपर में 1 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आए तो यही मेथड कर दो फटाक से, है ना. और जो प्रोसेस है वो 2 मार्क और उससे ऊपर जाए तो शो करो, नहीं तो मेथड ये अप्लाई करो. ठीक है, 1 मार्कर वाले में, क्योंकि उसमें सिर्फ आंसर लिखना होता है. ठीक है, इरेज कर रहा हूं बच्चों. अब देखना सारे क्वेश्चन आप उससे निपटा दोगे जो भी मैंने राइट साइड पे किए. एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 540. 8th एग्जाम्पल बच्चों कह रहा है एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स. ब्लैक बॉल 10 और व्हाइट बॉल है 5 एक अर्न के अंदर. उसके अर्न का मतलब बॉक्स समझ लो या कोई थैला. 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. मार्क कर लिया भाई. प्रोसेस क्या किया जा रहा है? एक के बाद एक बॉल निकाली जा रही है और रिस्ट्रिक्शन क्या है? नॉट रिप्लेस्ड. फर्स्ट जो निकाली गई बॉल है वो रिप्लेस नहीं की गई है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों निकाली गई बॉलें ब्लैक हों? अब मेरे हिसाब से सबको आंसर आ ही गया होगा. पहला है 10/15 इंटू दूसरा है 9/14. यही इसका आंसर है, बट एक्सप्लेन कर लेते हैं. लेट ए बी द इवेंट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड बी बी द इवेंट सेकेंड बॉल इज ब्लैक. ठीक है, लिख लेना. तो मुझे चाहिए बेटे फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लैक, ये चाहिए. अब पहले इवेंट कौन सा हुआ है? ए, गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ. अच्छा, अब मैं थोड़ा इसको कॉम्बिनेशन से लिखूं, ये चीज तुम लोग समझ जाओगे. फेवर में है 10 बॉलें, ठीक है, निकालनी कितनी है? एक. तो 10C1 ऐसे लिखते हैं. 10 में से कोई एक है और टोटल कितनी है? 15. 15C1, इसीलिए इसको सीधा लिखा जाता है 10/15. बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है. 10/15 का मतलब है क्योंकि NC1 आपका n होता है, इसलिए 10th तक 1 निकलता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं. जबकि बात यह है कि आपके फेवर में 10 हैं, उसमें से आप एक निकाल रहे हो. टोटल फेवर में 15 हैं या टोटल 15 हैं, उसमें से एक निकाल रहे हो. C1 कॉम्बिनेशन NC1 याद है, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल. क्योंकि आगे की प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको कर रहा हूं क्योंकि 2 balls आर ड्रॉन एट अ रैंडम. तो आप इसको लिख ही नहीं सकते 10/15. 2 हुआ तो 10C2. ये 11th में समझाया था सबको, तभी याद रखो ये कॉम्बिनेशन है. तो अब ऐसी प्रेजेंटेशन मैं बार बार करूंगा जो कि तुम लोगों को इसकी आदत लग जाए कि 10 में से एक
चाहे 10 में से 2, चाहे 10 में से 5। तो आपको लिखना आना चाहिए कि फेवर क्या है, 10C1। टोटल फेवर में 10 है ब्लैक बॉल, और हमने कितनी बॉल निकाली, 1 निकाली, तो 10C1 फेवरेबल। टोटल 15 थी, कितनी बॉल निकाली, 1 बॉल निकाली, 15C1। अब क्यों 10 15 डायरेक्टली लिख सकते हो, ध्यान दो, NC1 क्या होता है, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल होल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, कट गया, इट इज इक्वल टू n। तो ये सब चीजें अब याद रखोगे तुम लोग, ठीक है ना। तो ये तो अपना पीए आ गया। अब मैं सेकंड बॉल निकालने चल रहा हूं बी, लेकिन फर्स्ट को हमने रिप्लेस नहीं किया है। रिप्लेस किया हो तब भी ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, क्योंकि ए तो पहले हो चुका है ना, तब बी हो रहा है। अब बी ए की परफॉर्मेंस, ए की वजह से कैसे अफेक्टेड हो रहा है, विद रिप्लेसमेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है और हमने फिर ब्लैक बॉल निकालनी है, तो अब 9 ब्लैक बॉल बच गई, यानी 9 में से कोई एक निकलेगा, और 14 टोटल बच गई, 14C1। तो ये आ गया 9/14। Probability of B when A is already occurred, it is equal to probability of B intersection A upon P. This implies probability of A intersection B, यहाँ परेशान मत होना, वो लिख सकते हैं, probability of A into B when A is already occurred. पुट कर देते हैं बच्चों, PA कितना हो गया, 10/15 मल्टीप्लाई बाई 9/14। देखो यही चीज तो हमने ऐसे ही कर ली थी एक ही लाइन में, जो यहाँ लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 3s are 9, 2 7 14। आंसर इज 3/7। ठीक है, अब बढ़ता हूं आगे, इसको हटा रहा हूं, ये सब आता होगा उम्मीद करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 19 पर आइए, ओ सॉरी 9 पर, सॉरी। अब देखो 9 में इसने थ्योरम बताई हुई है कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 इवेंट्स, तो हम करेंगे ही नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे। देखो पहले तुम लोगों को इसको मैं एक लाइन में सॉल्व करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 9, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled card। क्या देखा, 3 कार्ड तो निकाले गए 1/1 सक्सेसिवली, का मतलब 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला कार्ड निकाला, रिप्लेस नहीं किया, दूसरा कार्ड निकाला, रिप्लेस नहीं किया, फिर तीसरा कार्ड, ठीक है ना। इसका मतलब जो पहला कार्ड है, तीसरा कार्ड है, वो पहले दोनों पे डिपेंड करेगा, दूसरा कार्ड पहले पे डिपेंड करेगा, और पहला तो डायरेक्ट ही निकल आएगा। ठीक है जी। टोटल कितने बेटे, 52 कार्ड्स। What is the probability that first 2 card are king and third card is an ace card? पहले लिख लेते हैं, let A be the event first card is king and B be the event second card is king and C be the event third card is ace। ठीक है, कार्ड के बारे में सब जानते होगे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, है ना, जिसमें से अगर ये किंग की बात करें तो किंग कितने होते हैं, 4, और एस यानी इक्के कितने होते हैं, वो भी होते हैं 4। अब देखो पहला कार्ड निकाला और वो कार्ड होना चाहिए किंग, यानी 4/52। पहले रफ वर्क देख लो, आ गया जी। अब आपने जो कार्ड निकाला उसको रिप्लेस नहीं किया, अब आप दूसरा कार्ड निकालने चल रहे हो और वो भी किंग होना चाहिए, तो यानी 3/51। सही है। अब आप तीसरा कार्ड निकाल रहे हो और वो एस होना चाहिए, तो जो 2 कार्ड आपने निकाले वो अब इस तीसरा कार्ड इस ग्रुप से बाहर हो गया किंग से, लेकिन टोटल पे तो फर्क पड़ा ना। एक कार्ड यहां निकल गया था तो 51 बचे थे, अब एक कार्ड यहां निकल गया तो अब नेक्स्ट के लिए 50 बचे हैं। आपके पास किंग एस होते हैं 4, यानी 4/50 ये हो गया आपका नेक्स्ट। कितनों को ये पूरी लाइन समझ में आ गई, हैंड रेज करना जरा। ठीक है,
ओके, इसका मतलब ये शॉर्टकट मेथड सबको क्लियर हो गया है, शाबाश बच्चों। ठीक है, बढ़ो आगे, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब मैं आ रहा हूं प्रोसेस पर। प्रोसेस से यही काम होगा, देखिए। ठीक है, कुछ कट नहीं करूंगा, फाइनली कट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी मैंने एक कार्ड निकाला और वो कार्ड था किंग का, यानी टोटल 52 कार्ड हो गए, और एक कार्ड, 4 कार्ड किंग के हो गए, यानी अपने फेवर में थे 4, 4 में से एक यानी 4c1 अपॉन 52c1, सॉल्व किया 4/52 हो गया। अब मैं दूसरा कार्ड निकालने चल रहा हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड। रिप्लेस हमने किया नहीं है, तो किंग के थे टोटल 4 कार्ड, अब बच गए 3, 3c1, टोटल थे 52, क्योंकि रिप्लेस नहीं किया तो बच गए 51, 51c1 यानी 3/51। ठीक है, अब जो तीसरा करोगे ना, तीसरे पर जाने से पहले आपको निकालना होगा कि पहले 2 कार्ड जो हैं वो किंग के कार्ड हैं, यानी पहले आपको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आपको निकालना होगा कि फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज किंग, पहले ये निकालना होगा। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, याद है ना, ये नीचे ले आए और यही आउटकम बन रहा है। ये रफ वर्क है। अब आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज 3/51, ये ऐसे लिख देता हूं, 4/52 into 3/51। फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज किंग, ये हो चुका है। अब आप थर्ड चल रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थर्ड कार्ड इज एस कार्ड व्हेन ए एंड बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ए एंड बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब आ गए बच्चों 4c1, यानी 4 किंग के कार्ड होते हैं, टोटल 50 बचे हुए, 50c1 यानी 4/50। सही है, करेक्ट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी इज ऑलरेडी अकर्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका बी हो गया, एक मानो इसे, तो सी इंटरसेक्शन दिस सेट यानी ए इंटरसेक्शन बी, और होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने पूरा फॉर्मूला जानबूझ के लिखा है कि आपको डायरेक्ट समझ में आए। अब आप कर दो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप ले आए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी व्हेन ए एंड बी इज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/52 इंटू 3/51, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकाली है? 4/50। देखो यही सारा नहीं आता। 15 सेकंड दे रहा हूं, एक बार तुम लोग ध्यान से देखो, फिर मैं इस पे बात करूंगा। ध्यान से देखो फटाफट। चलो अब डिस्कस करते हैं, बताओ बच्चों क्या डाउट है इसमें? प्रोसेस समझ में आ गया पूरा? अच्छा चलो बताओ किसको किसको समझ में आ गया, ये भी देख ले। ठीक है, मतलब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, इरेज करूं? अब अगला चलते हैं, हटा रहा हूं इसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना एग्जांपल लाइन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोसेस देख लो और वैसे आए तो 1 मार्क में सीधे कर देना है।
9 खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट आओ बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। ठीक है, यही सेम लेते हैं। मान लो रेड कलर की 5 बॉल्स हैं, ब्लैक कलर की 4 बॉल्स हैं। 2 balls are drawn one after the other with replacement, one after the other with replacement। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दोनों ट्रायल पे बात करूं तो प्रोबेबिलिटी नहीं बदलने वाली। जैसे मैं कहता हूं फर्स्ट में हमने रेड निकाला, ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/9। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट में ब्लैक निकाल दूं तब भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9। अब मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करता हूं, है ना। अगर इंडिविजुअल दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 5/9 है और ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है 4/9। एक बॉल अगर निकालें तो उसके रेड होने के क्या चांस है 5/9, उसके ब्लैक होने के क्या चांस है 4/9। ठीक है, अब क्या किया, अब हम अपने प्रोसेस पर आते हैं। 1 by 1 हम बॉल्स को निकालते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालते हैं। पहली बॉल रेड, दूसरी बॉल ब्लैक। तो आप ध्यान दो, अगर पहली बॉल रेड है तब तो 5/9 है, लेकिन जो ब्लैक बॉल निकालोगे दूसरी वो आपकी 4/8 हो जाएगी। यानी जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हो तो जो ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है ये बदल रही है ना। ठीक है, और अगर यही मैं विद रिप्लेसमेंट में बात करता तो पहली बॉल रेड यानी 5/9, फिर आपने बॉल को कर दिया रिप्लेस, तो क्या टोटल कंटेंट पर कोई फर्क पड़ा। अब आप दूसरी बॉल निकाल रहे हो और वो बॉल ब्लैक होनी चाहिए तो 4/9, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप इसका मतलब विद रिप्लेसमेंट में काम करते हो तो जो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये प्रोबेबिलिटीज नहीं बदलती हैं हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए, चाहे आप 1000 बार बॉल निकालो विद रिप्लेसमेंट, तो क्या गेटिंग अ रेड बॉल और गेटिंग अ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बदलने वाली है। चाहे जो एक्सपेरिमेंट हो, चाहे पहली रेड निकले या दूसरी रेड निकले, पहली ब्लैक निकले या दूसरी ब्लैक निकले, आपको यही प्रोबेबिलिटी बार बार मिलेगी। तो इस तरह के इवेंट्स को इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, मतलब प्रोबेबिलिटीज ना बदलें, एक की वजह से दूसरी की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट ना पड़े। तो वो कौन से हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अलजेब्रा क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, अब मैं उसी प्रोसेस पर चल रहा हूं बेटे। फर्स्ट बॉल हमने निकाल ली रेड, तो 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल इज रेड 5/9। Probability of getting second ball is black when first ball is red. This experiment is already happened. ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। अब आप जो बॉल निकाल रहे हो वो ब्लैक निकाल रहे हो, लेकिन इस प्रोसेस में कंडीशन क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। प्रोसेस में कंडीशन क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। अगर विद रिप्लेसमेंट है तो आपकी जो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, 4/9 ही। ठीक है ना, सही है। बी व्हेन आर इज ऑलरेडी अकर्ड, भाई एक्सपेरिमेंट तो एग्जिस्ट हुआ है ना। आर व्हेन ऑलरेडी अकर्ड, व्हाट इज द चांस ऑफ ब्लैक बॉल। अब इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन रेड इज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। अब अगर इस स्टेप को समझ गए तो ये फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा। This implies probability of B intersection R is equal to probability of B when R is already occurred into probability of R. ठीक है बच्चों, probability of B when R is already occurred, जरा वैल्यू रखो। probability of B when R is already occurred 4/9, probability of R is 5/9। और क्या कह सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड बी या बी एंड आर एक ही बात है। 4/9 को क्या लिख सकते हो, ध्यान देना बच्चे जरा।
4/9 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी तो लिखा जा सकता है। 5/9 को क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। ये देखो, ये एक फॉर्मूला बन गया, इफ probability of A intersection B is equal to PA into PB, then A and B are independent events। तो अब हमें क्या प्रूफ करना होगा एल्जेब्रिकली? अगर ये बात हम प्रूफ कर पाते हैं दो इवेंट के लिए, probability of A intersection B is PA into PB, then A and B are known as independent events। ये एल्जेब्रा है इसकी, और बेसिक चीज मैंने ये बताई कि क्यों ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, किसको किसको समझ में आया, हैंड रेज करो। वेरी गुड, सभी को मतलब फॉर्मूला ये क्लियर हो गया, शाबाश बच्चों। कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया? 99% तो मुझे पता चल गया, सबको क्लियर हो गया। और किसी को ना समझ में आया हो, एक आधा कोई हो? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आ रहा हूं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 पर, इसे इरेज कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन इफ E is a event, एक डाई थ्रो हुई है बेटा, इफ E is a event the number appearing is multiple of 3। तो E के सेट में क्या आ गए, E के सेट में एलिमेंट आ गए 3 और 6, and F be the event number appearing is even number, F event हो गए 2 4 6। ठीक है, then find whether E and F are independent। अब मैं पहले प्रैक्टिकली समझता हूं कि जैसे आपने बेटे एक डाई थ्रो किया, उस पे कोई भी नंबर आए, क्या हर नंबर इंडिपेंडेंट नहीं है? ऐसा थोड़ी कि 1 2 को रोकेगा कि तू नहीं आ सकता, है ना, या 5 को रोकेगा तू नहीं आ सकता, हर एक नंबर इंडिपेंडेंट है। यानी ये दोनों इवेंट ही इंडिपेंडेंट है प्रैक्टिकली। क्योंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इंटरसेक्शन 0 निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इंटरसेक्शन से मतलब नहीं है, इंटरसेक्शन जरूर आएगा कॉमन, उससे मतलब नहीं, इवेंट से मतलब होता है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग से हटा देना कि ये पढ़ लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट देन इट इज इंडिपेंडेंट, वो गलत है। इंडिपेंडेंट की अभी मैंने थ्योरी बताई है, सही है ना, ये ध्यान रखना। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं बेटे, पहले तो आप निकालो ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब फाइंड आउट करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये आ गया 2/6 दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बेटा 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई हो गया 1/3 इंटू 1/2 आ गया 1/6 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। Because PE into PF is equal to P intersection F, therefore E and F are independent events। Therefore E and F are independent events। है easy?
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया डन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है? एन अनबायस्ड डाई, अनबायस्ड डाई समझ गए, ट्रू डाई, ठीक है। संचित थ्योरी तो क्लियर है ना? देखो मैंने ये कहा, अच्छा देखो जैसे ये कह रहा है कि एक डाई को थ्रो किया, एक डाई को क्या किया, थ्रो किया गया, तो ई इवेंट क्या कह रहा है, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 और 6 हो गया। और एफ इवेंट क्या कह रहा है, गेटिंग इवन नंबर, दोनों इवेंट लिख लिए। तो मैंने ये बात समझाई है कि कभी इस बात से कंफ्यूज मत होना आप लोग कि ई इंटरसेक्शन एफ इसमें 6 आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो गलत होता है। इंटरसेक्शन आएगा इसके अंदर, और जब इंटरसेक्शन नहीं आता उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं। तो इंडिपेंडेंट कब होगा, when PE into PF is equal to PE intersection F, तब वो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज नॉट इंडिपेंडेंट। तो आपको इंडिविजुअली इन दोनों के सेट्स बनाने हैं, फिर इंटरसेक्शन निकाला, पी की प्रोबेबिलिटी, पीएफ की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया पी इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, बेसिक तो कर लिया था ना जब मैंने वहां समझाया था कि इंडिपेंडेंट कौन सा इवेंट है और कैसे, क्यों ये फॉर्मूला बना है। बस एक क्वेश्चन बेटे कंप्लीट कर दूं अभी, फिर छुट्टी करने वाला हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लें। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक अनबायस्ड डाई को 2 बार आपने थ्रो किया, तो यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 36, कभी नहीं बनाने सारे। फिर कह रहा है लेट ए बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, ए इवेंट क्या है, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, एंड बी बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, ई बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, यानी 1, 3 और 5। अब इसके साथ सारे बना लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। 3 1 3 2 सारे बनाने की जरूरत नहीं वैसे, फाइनली 3 6, फिर बेटे 5 1 5 2 अप टू सो ऑन 5 6। तो 6 कॉलम है और 3 रोज है, यानी 18 केस बनेंगे, ठीक है ना। दूसरा, एफ बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, एफ इवेंट कह रहा है जी ऑड नंबर होना चाहिए सेकंड थ्रो पर, यानी आप कह सकते हैं 1 1 2 1 3 1 अप टू सो ऑन 6 1, ये भी वही 18 केस बनेंगे, ठीक है। 2 1 एक मिनट, 1 को मैंने फिक्स रखा था ना, अब लिखो 1 3 2 3 अप टू सो ऑन 6 3, फाइनली ऐसे करते करते 6 आएगा, 6 सॉरी 1 चल रहा ना, एक मिनट 6 नहीं, अब आएगा 5 1 5 2 5 अप टू सो ऑन 6 5, भाई ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, ठीक है। ये भी 18 केस हो गए। अब हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, इसका क्या मतलब हुआ, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो एंड ऑड नंबर ऑन सेकंड थ्रो, ऑड नंबर फर्स्ट थ्रो पर हो और ऑड नंबर सेकंड थ्रो पर हो, तो क्या क्या बन सकता है, 1 3 5, तो यहां क्या हो सकता है, 1 1 1 3 1 5, 3 1 3 3 और 3 5, 5 1 5 3 और 5 5, ये तो बन सकते हैं ना। कितने केस बन गए, 3 3 6 3 9, 9 इसके केस हो गए। अब निकालिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 18 by 36 1 by 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 18 by 36 1 by 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 9 by 36 यानी 1 by 4, तो इंडिपेंडेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 by 2 into 1 by 2, answer is 1 by 4, that is probability of E intersection F. Because E intersection F is equal to P into PF, therefore E and F are independent. Clear? कितनों को समझ में आ गया? हैंड रेज करो। ये तो अभी इतना मुश्किल नहीं लगा होगा मुझे जहां तक लग रहा है।
ओके ठीक है बेटा, कर देंगे। अभी देखता हूँ, अगर हो जाए ना तो भेज देते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इंजीनियर्स इन्फिनिटी वाला जो चैनल है उस पर डाल दूंगा, उस पर देख लेंगे। ठीक, करेक्ट। तो अब कितना काम करना है आपको? आपको क्वेश्चन पूरे के पूरे 12 तक क्वेश्चन ट्राई कर लेने, 12 तक नहीं 11 तक, 13.2 11 क्वेश्चन, और अब ट्यूसडे मिलते हैं। ठीक बच्चों, चलो कुछ पूछना है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ पूछना है तो बताइए। बाय बच्चों।